हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट की तरफ आज की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, और ये देश की टॉप न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट की है। पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज फैल रही थी कि भारत ने कतर से सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स परचेज करने का फैसला किया है, लेकिन इस न्यूज का कोई भरोसेमंद सोर्स नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने इसको कवर नहीं किया था। लेकिन अब पिछले कल टॉप न्यूज एजेंसी ANI ने कंफर्म किया है कि कतर से सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए भारत और कतर की सरकार के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की गवर्नमेंट 12 मिराज फाइटर जेट्स के लिए 5000 करोड़ रुपीस की मांग कर रही है, लेकिन भारत की सरकार कतर से इस प्राइस को कम करने के लिए कह रही है। कतर की ये मिराज फाइटर जेट्स फ्लाई अवे कंडीशंस में है, इसलिए इनको फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के लिए। स्पेयर पार्ट्स के लिए हमने साल 2021 में फ्रांस से 24 मिराज फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जो कि फेस्ड आउट थे। उनके स्पेयर से रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। अब इस डील को लेकर सारी चीजें प्राइस के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि कतर एक मिराज फाइटर जेट की कॉस्ट $50 मिलियन लगा रहा है, जबकि भारत इसको 15 से 20 मिलियन डॉलर्स में परचेज करना चाहता है। दूसरे देशों से 20-30 साल पुराने सेकंड हैंड फाइटर जेट्स परचेज करना, और दूसरी तरफ हम सपना देख रहे हैं सुपर पावर बनने का। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है अमेरिका के बाल्टीमोर से। आपको याद होगा, आज से ठीक 3 महीने पहले 25 मार्च को एक कार्गो शिप ने बाल्टीमोर ब्रिज को टक्कर मारकर उसको गिरा दिया था। उसी केस को लेकर अब एक नई अपडेट आई है। अब उस कार्गो शिप के ऊपर उस समय 20 इंडियन क्रू मेंबर्स थे और एक श्रीलंकन, यानी कि टोटल 21 क्रू मेंबर्स थे। खबर आ रही है कि बाल्टीमोर सिटी ने एक मोशन पास किया था और ये सहमति जताई थी कि ये जो 21 के 21 क्रू मेंबर्स इस शिप के ऊपर सवार थे, इनको तब तक बाल्टीमोर में ही रखा जाए जब तक इस केस को लेकर कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन बाल्टीमोर की कोर्ट ने 21 में से 8 इंडियंस को पिछले कल रिलीज कर दिया है, जिसके बाद अब वो फ्लाई करके अमेरिका से भारत वापस आ रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट ने इन 8 क्रू मेंबर्स को इसलिए रिलीज किया क्योंकि ये शिप के ऊपर लेबर इंटेंसिव जॉब्स कर रहे थे, जैसे कि कुक, फिटर, ऑयलर और सीमैन, जिसके चलते इस एक्सीडेंट में इनकी जवाबदेही बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए अमेरिका की कोर्ट ने इन 8 क्रू मेंबर्स के बयान लेकर इनको रिलीज कर दिया है, जबकि जो बाकी के 13 क्रू मेंबर्स थे उनको रिलीज इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो शिप ऑफिसर्स थे। शिप को ऑपरेट करने में उनकी डायरेक्ट जवाबदेही बनती थी। अब जब तक कोर्ट की हियरिंग्स इस केस को लेकर कंप्लीट नहीं होंगी, किसी को दोषी बनाकर बलि का बकरा नहीं बनाया जाता है, तब तक ये सारे 13 क्रू मेंबर्स अमेरिका में ही रहेंगे। इन सबको बाल्टीमोर में एक सर्विस अपार्टमेंट दिया गया है और ये रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका को लेकर। रिपोर्ट आ रही है कि श्रीलंका की सरकार ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग दें, जिसके बाद भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार की रिक्वेस्ट मान ली थी एंड इसके लिए सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और उसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG मानेसर को सिलेक्ट किया गया। इस साल 2024 में श्रीलंका की पुलिस के टोटल 130 पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें जूनियर, मिड लेवल और सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा भारत की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि NIA भी श्रीलंकन पुलिस पर्सनल्स को टेरर फाइनेंसिंग, इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, इस्लामिक और बाकी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इन सब के ऊपर ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें क्राइम सीन मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करना, इसके अलावा VIP की सिक्योरिटी की ट्रेनिंग शामिल है। खास बात यह कि ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग के ऊपर ही चलाए जा रहे हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी पे नहीं करेगी। इससे पहले हाल ही में श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय भी भारत ने $3-4 बिलियन की मदद देकर श्रीलंका को बाहर निकाला था। आई होप कि श्रीलंका भारत के इन एफर्ट्स को कंसीडर करे और दोबारा से चाइना की गोद में जाकर ना बैठे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना के भारत में एम्बेसडर शू फियोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी और डी राजा के साथ उनके ऑफिस और ऑफिशियल रेजिडेंस जाकर वहां पर मीटिंग की। अब ये दोनों पिक्चर्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, ये उसी मीटिंग से हैं। लगता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। अब इनके बीच क्या पक रहा है, रब ही जाने। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है Hyundai मोटर्स को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक Hyundai मोटर्स इंडिया ने जानकारी दी है कि वो न सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत भारत में ह्यूज क्वांटिटी में कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितना भी रॉ मटेरियल, पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उसमें से 77% वो इंडिया के अंदर लोकल वेंडर से ही परचेज करते हैं। बाकी का 23% उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसके साथ ही Hyundai मोटर्स ने जानकारी दी है कि भारत में उनका जितना भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका 1/4 यानी 25% के आसपास रेवेन्यू कारों को एक्सपोर्ट करने से आता है। यानी जो पैसेंजर्स कार्स वो भारत में मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से आता है। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में भारत ने टोटल जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था उसका 41% हमने अकेले रशिया से परचेज किया।
पिछले महीने के मुकाबले 14.7% ज़्यादा। चाइना से क्रूड ऑयल की डिमांड कम रही, इसलिए रशिया ने मई महीने में भारत को दिए जाने वाला डिस्काउंट और भी बढ़ा दिया था। इसलिए भारत ने भी इसको हाथों हाथ लिया और मई महीने में ह्यूज क्वांटिटी में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि रशिया को क्रूड ऑयल रेवेन्यू के ऊपर लॉस ना हो, इसलिए रशिया ने भारत को डिस्काउंट बढ़ा दिया था। जो भी हो, दोनों देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। मई महीने में भारत के 3 सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर थे, रशिया, इराक और सऊदी अरब। अब जब हमने रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया, ऐसे में किसी न किसी देश से तो कटौती होनी थी। ऐसे में वो देश रहा सऊदी अरब, और सऊदी अरब से कुछ ऑर्डर्स हमने शिफ्ट करके रशिया को प्लेस कर दिए थे। आज की 7th अपडेट आ रही है सऊदी अरब से। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हज के दौरान कड़ी गर्मी में हीट स्ट्रोक से मारे जाने वाले लोगों की संख्या अब 1000 के ऊपर चली गई है। और पिछले कल भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि हज करने के भारत के अभी तक 98 लोगों की जान चली गई है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। रिसर्च करते वक्त मुझे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है। दरअसल हज करने के लिए जो भी सऊदी अरब के मक्का जाते हैं, वहाँ पर जिन भी लोगों की जान जाती है तो उनकी बॉडी को फिर उनके देश वापस नहीं लाया जाता है। सऊदी अरब एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूरे इस्लामिक रिचुअल्स के साथ वहीं पर दफनाने के इंतजाम करता है और फैमिली मेंबर्स को एक डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर कोई हाजी अकेले होता है तो उसके देश की एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाता है और वो डेथ सर्टिफिकेट फिर उसके देश की एम्बेसी को दिया जाता है और फिर एम्बेसी उस डेथ सर्टिफिकेट को अपने देश भेजती है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी लगी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लो। एंड इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। अब जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल है, जिसके चलते अभी तक वहाँ पर क्योस फैला हुआ है। वहाँ पर कई सारे आतंकी हमले आज भी हो रहे हैं। इसी कारण से वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो भी होम मैचेस होते हैं उनके लिए भारत अफगानिस्तान को स्टेडियम प्रोवाइड करता है। इस बार भी वैसा ही हुआ और अफगानिस्तान को बांग्लादेश के साथ 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 क्रिकेट मैचेस की सीरीज खेलनी थी। इसके लिए BCCI ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम अलॉट कर दिया है। यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस खेले जाएंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है तजिकिस्तान से। पिछले कल हमने आपको बताया था कि 96% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले देश तजिकिस्तान की सरकार ने एक बिल पास करके पब्लिक प्लेसेस में हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसके बाद कई सारे मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन तजिकिस्तान की सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि वो इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब इसी को लेकर खबर आ रही है कि तजिकिस्तान की सरकार ने हिजाब बैन का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर 62,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। फाइन के साथ साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान किया है। तजिकिस्तान की सरकार का कहना है कि वो अपने देश में कट्टरवाद को बढ़ने बिल्कुल नहीं देंगे और जो ये हिजाब है वो इतिहास में उनके देश में कभी था ही नहीं, ये उनके कल्चर का हिस्सा कभी भी नहीं था। इसलिए तजिकिस्तान के अंदर इस चीज को बढ़ावा देने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। आज की 10th अपडेट आ रही है टर्की में इंडियन एम्बेसडर को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टर्की में जो भारत के एम्बेसडर थे वीरेंद्र पॉल सर, उनका निधन हो गया है। भारत से लेकर टर्की के कई सारे डिप्लोमेट्स उनके लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो काफी लंबे समय से बीमार थे और उसी कारण से उनकी जान गई। हालांकि मैंने 4-5 न्यूज आर्टिकल्स देख लिए, लेकिन किसी में भी मेंशन नहीं किया गया है कि उनको क्या बीमारी थी। आई होप कि आप भी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।